नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाया गया। ये फैलाया गया कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। ये तक कहा गया कि मोदी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, लोकतंत्र को लॉक कर दिया। क्या सच में भारत का लोकतंत्र खतरे में है? क्या सच में विपक्ष के खाते खाली हो गए? क्या वाकई राहुल गांधी की पार्टी का अकाउंट फ्रीज हो गया है? क्या सच में इस वक्त हिंदुस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? और क्या वाकई में 2024 का चुनाव एक तरफा है? किसके अकाउंट में कितना पैसा है, किसके अकाउंट में कितना आया, किसने कितना छिपाया? बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहुत सारी बातें राहुल गांधी की पार्टी सोशल मीडिया पर फैला रही है। मोदी विरोधी पार्टियों की पूरी ऑडिटिंग करने पर क्या रिजल्ट आता है, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। क्या राहुल की पार्टी सच में कंगाल हो गई या फिर गुपचुप तरीके से मालामाल हो गई? क्या कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मोदी को टारगेट करने के लिए अकाउंट फ्रीज होने का झूठ फैलाया? क्या राहुल की पार्टी ने करोड़ों के लेन देन का सच छिपाया? क्या कांग्रेस ने चोरी चोरी चुपके चुपके करोड़ों का कैश भुनाया? अनअकाउंटेड कैश यानी बेहिसाब दौलत का अंबार लगाया। शनिवार को कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर यह टेक्स्ट चिपकाया, मोदी वसूली रैकेट चला रहे हैं, यह फैलाया। मगर अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा है, यह आरोप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाया है। यात्रा में हमने रकम भी ऐसी वैसी नहीं, 520 करोड़ रुपए से ज्यादा की। ट्रांजैक्शन भी एक या दो बार नहीं, कई बार। कभी 17 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 33 करोड़, कभी 39 करोड़, कभी 79 करोड़, तो कभी 348 करोड़ से ज्यादा। 24 अकबर रोड पर करोड़ों का कैश भेजने वाले नाम भी ऐसे वैसे नहीं, कई बड़े नामों पर आरोप लगा है। इसमें कमलनाथ है। पैसे रिसीव करने वालों में गांधी परिवार के खासिम खास दिग्विजय सिंह का नाम है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि इनकम टैक्स से छिपाकर बेहिसाब पैसे 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कांग्रेस के अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। तो क्या अब अगला नंबर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का है? क्योंकि अब की बार मामला सिर्फ टैक्स का नहीं, मामला सिर्फ इनकम टैक्स का नहीं, मामला यह है कि कांग्रेस के पास इतना एक्सेस फंड आया कहां से। और क्या अब यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को वैध बनाने वाले घोटाले की ओर जाता दिख रहा है? और क्या इसीलिए चंद घंटों पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ एक साथ कैमरे पर आए? क्या कांग्रेस को मिली बेहिसाब रकम की इनसाइड स्टोरी पर पर्दा डालने के लिए राहुल ने अकाउंट फ्रीज वाली स्टोरी सुनाई? कांग्रेस ने डेमोक्रेसी जिप्ट वाला पोस्टर फैलाया, मोदी को डरपोक, मोदी को कायर। क्या अपना सच छिपाने के लिए कांग्रेस ने यह सब फैलाया? और राहुल ने चालाकी से 24 के लिए 20% वाला टेप बजाया। 10 मिनट में कई बार 20% वाला किस्सा ही सुनाया। सवाल है, राहुल का टेप 20% पर ही क्यों अटक गया? क्या राहुल को चुनाव से पहले ही अपना रिजल्ट दिख गया? क्या राहुल को पता चल गया कि कांग्रेस के कथित घोटाले का सच सामने आ गया? 20% ऑफ इंडिया वोट्स फॉर अस। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल कहते हैं उनकी पार्टी के पास रेल टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हमारा पैसा छीन लिया गया है।
वो कहते हैं मोदी ने मेरी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया है, भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा। देख लीजिए कांग्रेस वाले कौन से पोस्टर को लेकर इन दिनों सड़क पर घूम रहे हैं। खुद को पिंजरे में कैद करके हाथ में अकाउंट फ्रीज और फ्री डेमोक्रेसी वाला पर्चा पकड़ के बैरिकेडिंग तोड़ के बैरिकेड्स पर चढ़ाई करके देश के अलग अलग हिस्सों में अकाउंट फ्रीज का शोर मचाया जा रहा है, मगर असली सच छिपाया जा रहा है। इसलिए पहले कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज वाले झूठ को एक्सपोज करते हैं। सवाल यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को जो चंदे के द्वारा धनराशि मिलती है, क्या उस पर टैक्स लगाया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। सवाल ये भी है कि क्या किसी दल विशेष को ये सुविधा मिलती है और बाकियों को वंचित किया जाता है? उसका जवाब है नहीं। सभी राजनीतिक दलों को ये सुविधा मिलती है कि चंदे के द्वारा जो भी धनराशि उसके पास आए उस पर वो टैक्स का भुगतान ना करें, लेकिन रिटर्न दाखिल करें। मामला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का है, जिसका असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2018-19 में किया। 2017-18 में कांग्रेस पार्टी को जितनी भी आमदनी हुई उस पर टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी और उस टैक्स रिटर्न को भरने की एक डेडलाइन थी। कांग्रेस पार्टी को 31 दिसंबर 2018 तक अपना टैक्स रिटर्न भरना था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं भरा। कांग्रेस ने यह टैक्स रिटर्न फरवरी 2019 में फाइल की। इनकम टैक्स का एक नियम यह कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से ज्यादा कैश डोनेशन में नहीं ले सकती, मगर जब कांग्रेस पार्टी के फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का असेसमेंट 2018-19 में किया गया तो मालूम चला कांग्रेस ने इस नियम को भी तोड़ा। 2017-18 में कांग्रेस पार्टी ने कैश में 14 लाख रुपए का बेनामी डोनेशन लिया। नियमों को तोड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से जो छूट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जुलाई 2021 में कांग्रेस पार्टी का फिर से टैक्स असेसमेंट होता है और तब कायदे से कांग्रेस को 105 करोड़ रुपए का टैक्स रिटर्न भरना था, मगर तब कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का टैक्स रिटर्न फाइल किया। अगर कांग्रेस ने बकाया रकम का 20% या कहें 21 करोड़ रुपए भी भर दिए होते तो उसे दिक्कत नहीं होती। अब कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। कांग्रेस के साथ यही हुआ। 105 करोड़ रुपए बढ़कर 135 करोड़ रुपए हो गए और ये रकम बढ़ती रहेगी अगर कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। इसके बाद कांग्रेस ने हर संस्था का दरवाजा खटखटाया, यहां तक कि वो कोर्ट गई, मगर उसकी अपील खारिज हो गई। नियमों के मुताबिक अगर कोई डिफाल्टर हो जाता है, कोर्ट में जाने के बाद भी हार जाता है, तो डिफाल्टर के अकाउंट को रोका जाता है, फ्रीज नहीं किया जाता। कांग्रेस के केस में यही हुआ। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक कांग्रेस के पास आईटी डिपार्टमेंट का 135 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से वो 115 करोड़ रुपए को हाथ नहीं लगा सकती। वो कांग्रेस के अकाउंट में ही पड़े रहेंगे। अगर कांग्रेस भविष्य में बकाया रकम जमा नहीं कर पाती तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी रकम से उसकी भरपाई करेगी। यानी कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए, वो ऑपरेशनल रहे। इस वक्त भी ऑपरेशनल है। कांग्रेस उसमें पैसे जमा भी कर सकती है, पैसे निकाल भी सकती है, 115 करोड़ रुपए को छोड़कर। कांग्रेस पार्टी ने जो भी आमदनी की, जो भी डोनेशंस उनके पास आए 17-18 में, उनको उस पे टैक्स बनता है स्वाभाविक रूप से। तो जो भी टैक्स इत्यादि देना होता है उसका एक डेडलाइन होता है। कांग्रेस पार्टी का प्रथम भूल रहा, कांग्रेस पार्टी की मिस्टेक रही कि एक्सटेंडेड डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, जो एक्सटेंडेड डेडलाइन होता है, उस एक्सटेंडेड डेडलाइन जो कि 31 दिसंबर 2018 था, तब तक भी कांग्रेस पार्टी टैक्स भर नहीं पाई। कैश में फाइनेंशियल ईयर 17-18 में
उन्होंने 14 लाख रुपए डोनेशन लिया है, बेनामी डोनेशन, जो कि रूल नंबर 2 टूटता है। जुलाई 2021 में टैक्स असेसमेंट होता है कांग्रेस पार्टी का, और टैक्स असेसमेंट, जो टैक्स रिटर्न जो कांग्रेस पार्टी करती है, उसके असेसमेंट के आधार पर पार्टी का रिटर्न डिमांड बनता है 105 करोड़ रुपया का। मगर कांग्रेस पार्टी ने 105 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए। कांग्रेस पार्टी ने उस समय कितना डिपॉजिट किया? 2.5 करोड़ रुपए। बनता था 105 करोड़ रुपए, डिपॉजिट किए 2.5 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, उस समय रोना धोना नहीं मचाया, उस समय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि हाय हाय 105 करोड़ क्यों हमसे मांग रहे हैं। दैट मीन्स दे एक्सेप्टेड कि ठीक है, ये बनता है, हम 2.5 करोड़ दे सकते हैं, हमने 2.5 करोड़ दे दिया। अगर अन्याय हो रहा था आपके साथ, आप ये मानते, तो आप 2.5 करोड़ भी नहीं देते, आप कोर्ट चले जाते, मगर आपने केवल 2.5 करोड़ दिया। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न के अमाउंट को भरते नहीं है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है। 105 करोड़ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जम करके अब वो 135 करोड़ का रकम बन चुका है। मगर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप क्या फैला रही है कि देखो, मोदी ने हमारे अकाउंट पर ताला लगा दिया, खाता बंद कर दिया। कहने लगे मोदी ने देश की नींव कमजोर कर दी। कांग्रेस वाले लिखने लगे मोदी तो डरपोक निकला, तानाशाह निकला। मगर कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से देश को गुमराह कर अपने खातों का असली सच छिपाया, उसे मोदी पर चिपकाया। और राहुल ने कैमरे पर आकर यह फॉल्स नैरेटिव बनाया कि मोदी ने लोकतंत्र को फ्रीज कर डाला। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने क्यों तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया, और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी आपने वो खुलासा देखा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज वाले झूठ की पोल खोल रहा है। मगर अब आपको दूसरे सबसे एक्सप्लोसिव खुलासे के बारे में बताते हैं, यानी 520 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो रकम जो कांग्रेस पार्टी को मिली, लेकिन उसकी एंट्री कहीं ना हुई न कहीं देखी गई। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है, तरह तरह के पोस्टर्स घुमा रहा है। मोदी और अडानी का चेहरा मॉर्फ करके किसी दूसरी इमेज पर चिपका रहा है। मोदी के खिलाफ हर घंटे 2 घंटे में एक नया एजेंडा, एक नया नैरेटिव बना रहा है। राहुल ने 90 सेकंड में मोदी को बेनकाब कर दिया, राहुल ने कमाल कर दिया, इस तरह की थ्योरी घुमा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट, चंदा दो धंधा लो, इस तरह के पर्चे वायरल करा रहा है। एक ये एड था, एक ये विज्ञापन। कैमरे पर आकर पोस्टर दिखा दिखा कर कभी सुप्रिया श्रीनेत तो कभी कोई और, हर कोई एंटी मोदी टेप ही बजा रहा है। एक ये एड था, एक ये विज्ञापन था जिसमें हम 8,252 करोड़ का चंदा जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको पेपर में छपवाना चाहते थे। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया।
वो डर गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं छाप सकते हैं, जबकि ये विज्ञापन था, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे, हम इसके लिए पैसे भी दे रहे थे। सुना आपने? राहुल कहते हैं कांग्रेस पार्टी के पास रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, और राहुल की पार्टी की नेता कहती हैं कि वो एक विज्ञापन छपवाने के लिए पैसे देने को भी रेडी थी। बस यही खेल है और कांग्रेस यहां फंसती हुई दिख रही है। मोदी को टारगेट करने के लिए कांग्रेस इस तरह के एडिटेड फोटो घुमाकर, मोदी के नाम के आगे हेराफेरी वाला टेक्स्ट चिपकाकर, लाल रंग में एजेंडे वाला नैरेटिव परोसकर अपने ऊपर लगे एक एक आरोप से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मगर अब वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और कांग्रेस की पोल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान खोल दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से जुड़े 520 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा किया है। हाई कोर्ट ने भी माना है कि आईटी विभाग के पास कांग्रेस के खिलाफ तगड़े सबूत हैं और इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भी नाम हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2014 से 2021 तक कांग्रेस के असेसमेंट को फिर से खोलना चाहता है क्योंकि उसे कांग्रेस पार्टी के बेहिसाब लेन देन को दिखाने वाली छानबीन में संदिग्ध सबूत मिले हैं। कांग्रेस पार्टी और इनकम टैक्स से जुड़े हुए 3 मामले हैं। पहला मामला वित्तीय वर्ष 2018-19 का, जिसमें विसंगतियां पाई गई, फिर टैक्स का असेसमेंट किया गया और उस टैक्स की रिकवरी कर ली गई कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से। दूसरा मामला 1994-95 वित्तीय वर्ष का, जो कि टैक्स बकाया था और अब सूद समेत बढ़कर वो 53 करोड़ रुपए हो गया है। तीसरा मामला 2014 के बाद आगे के वित्तीय वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने जो रिटर्न दाखिल किया था और जो पैसे उसके पास आए थे उसका एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन। तीसरे मामले में कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को झटका दिया है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया कि कैसे कैसे सबूत हैं जो कि बता रहे हैं कि 520 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन हुआ था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसका कोई अकाउंट में प्रदर्शन नहीं किया गया। राहुल गांधी के हिंदुत्व की डिक्शनरी से निकला शक्ति शब्द पार्टी के लिए ना निगलते ही बन रहा और ना ही उगलते। राहुल के पुराने बयानों की तरह ये बात भी आई गई हो जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस शब्द को इस तरह से लपक लिया है कि 4 जून तक हर तरफ इसी का पाठ होता दिख रहा है। हिंदुत्व की शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करते वक्त राहुल को शायद इसके आफ्टर इफेक्ट का अंदाजा भी नहीं रहा होगा। राहुल की गलती ने उनके सॉफ्ट हिंदुत्व वाले प्रयोग की तो हवा ही निकाल दी, हिंदू वोट को मोदी की तरफ और ज्यादा इंटैक्ट कर दिया है। चुनावी मौसम में शक्ति और आसुरी शक्तियों का ये नरेटिव कैसे कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में जानिए। दुर्गा सप्तशती के अनुसार मां दुर्गा समस्त प्राणियों में चेतना, बुद्धि, स्मृति, धृति, शक्ति, शांति, श्रद्धा, कांति, तुष्टि, दया आदि अनेक रूपों में स्थित हैं। अपने भीतर स्थित इन देवियों को जगाना हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना कर बलशाली रावण पर विजय पाई थी, जबकि देवी पुराण में 3 शक्तियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की उपासना का उल्लेख है। ये हमारी 3 शक्तियां हैं जिन्हें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति माना जाता है। इसे समझने के लिए भारतीय दर्शन को समझना होगा। सृजक ब्रह्मा, पालक विष्णु और महाकाल विश्वेश्वर शिव से अलग देवियों की शाक्त परंपरा को समझना होगा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। जहां शक्ति पूजन की इतनी बड़ी परंपरा हो, नवरात्र के 9 दिन व्रत रखे जाते हों,
बंगाल, त्रिपुरा, असम तक पूरे उत्तर पूर्व में शक्ति ही उपासना के केंद्र में हो, वहां पूरे देश की नब्ज समझने वाला प्रधानमंत्री ही जनता के मंच से यूं सीधा संवाद कर सकता है। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का अनायास दिया गया बयान नहीं है। प्रधानमंत्री यूं ही कुछ नहीं बोलते। तेलंगाना से दिया गया ये जवाब सीधे राहुल गांधी को था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बगैर लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। मोदी एक मुखौटा है जो शक्ति के लिए काम करते हैं। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य ये कि राहुल गांधी ने यहां हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर दिया। काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये
जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। राहुल क्यों भूल जाते हैं महाराष्ट्र में हमारे शिवाजी की शक्ति तुलजा भवानी है। महाराष्ट्र, यहां साक्षात सावित्रीबाई फुले हैं। बंगाल परमहंस रामचंद्र का है, जहां हमेशा शक्ति से संवाद में रहे वो। स्वामी विवेकानंद हैं, जिनकी जीवनी ऊर्जा भगवती ही रही। दक्षिण में देवी मीनाक्षेश्वरी हैं, बजरंग बली की माता अंजना है। अब राहुल गांधी भारतीय परंपरा और संस्कार को कितना समझते हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि भारतीय परंपरा में धर्म के अनेक अर्थ हैं। सनातन धर्म, धर्म के शाश्वत और अपरिवर्तनीय सिद्धांत। वर्णाश्रम धर्म, जीवन के विशिष्ट चरणों में किसी का कर्तव्य या अंतर्निहित कर्तव्य। स्वपद धर्म, किसी का अपना व्यक्तिगत या व्यक्तिगत कर्तव्य। आपद धर्म, विपत्ति के समय निर्धारित धर्म। जीवन धर्म, किसी चरण में संयम और नैतिकता का निर्वाह। युग धर्म, वह धर्म जो सनातन द्वारा स्थापित एक युग के लिए मान्य है। बृहदारण्यक उपनिषद का एक सूत्र है, यो वै स धर्मः सत्य वै तस्मात् तस्यं वदन्त माहुर धर्मः वदतीति धर्मवा वदन्तं सत्यं वदित्य एकद्वै दुभयं भवति। इसलिए जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वे कहते हैं वह धर्म बोलता है, और यदि वह धर्म बोलता है तो कहते हैं वो सत्य बोलता है, क्योंकि दोनों एक हैं। खुद को संस्कारी हिंदू साबित करने की कोशिश में शिवाजी पार्क में राहुल गांधी क्या बोल गए सुनिए। उन्होंने आराध्य शक्ति से ही लड़ाई ठान ली, मगर जनेऊधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण को जल्द ही एहसास हुआ। सफाई नहीं दी गई तो वे सोशल मीडिया पर अपने लंबे बयान के साथ आए। प्रधानमंत्री पर विपक्ष के बयान तोड़ने मरोड़ने के आरोप लगाए, मगर संस्कार और परंपरा का ज्ञान देख लीजिए। पहले हिंदू धर्म की शक्ति कहते थे, अब
सुधारा तो आसुरी शक्तियों को आसुरा शक्तियां कहने लगे। हमारी असुरा शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है, नफरत भरी असुरा शक्ति। राहुल गांधी कब समझेंगे इस देश को, इस देश की परंपरा को? उनकी कांग्रेस अयोध्या के राम को राजनीति प्रोजेक्ट कहती है। उन्हें पता ही नहीं शक्ति पहले बलिदान मांगती है। शाक्त रामायण में कहा जाता है, रावण ने शिव और शक्ति दोनों को साथ रखा था। शक्ति को मनाने के लिए राम से कहा गया, 108 कमल से शक्ति की पूजा करो। रावण शक्ति की गोद में था। राम के हर तीर तो देवी छिन्न भिन्न कर देती थीं। बंगाल में कृत्यवास रामायण का बाकायदा उल्लेख है, जब देवी अपने भक्त रावण को बचाने के लिए एक फूल चुरा लेती हैं। राहुल तो इतना भी नहीं जानते कि उनके पिता का नाम राजीव क्यों है। राजीव कमल का फूल होता है। राम की आंखें कमल जैसी थीं। उन्होंने राजीव नयन के अर्पण का ही संकल्प ले लिया। शक्ति ने सिर्फ उन्हें रोका, रावण पर विजय का वरदान दे दिया। ये शक्ति का प्रसंग ही बंगाल और अयोध्या को जोड़ता है। हिंदी के महाप्राण कवि निराला की शक्ति पूजा के अंतिम और ओजस्वी प्रसंग को सुनते चलिए। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन्य धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर वामपद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश, विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राम। मस्तक पर शंकर पद्म पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन हुई लीन हुई लीन।